हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है किरचॉफ के नियम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए, या तो इस रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो किरचॉफ ने सन 1842 में लगभग हमारे देश आजाद होने के 106 साल पहले ये नियम दिए थे, जो कि जटिल परिपथों को समझने के लिए थे, और ये नियम ओम के नियम पर ही आधारित थे। तो वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। तो जो प्रथम नियम है वो संधि का नियम या जंक्शन लॉ या फिर धारा का नियम या सर्किट लॉ कहलाता है। तो ये नियम क्या कहता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझते हैं इसको। सपोज हमारी ये एक संधि है। संधि का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, संधि का मतलब होता है जुड़ाव, जहां पे कोई दो या दो से अधिक चीजें मिलती हैं। तो ये सपोज हमारी यहाँ से कुछ धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। सपोज ये धाराएं हमारी आ रही हैं और ये वाली जा रही हैं। I1, I2, I3 और I1, I2 कितनी हो गई है, I1, I2 और I3, I4 एंड I5 धाराएं हमारी इस संधि पर मिल रही हैं। और जो ये I1 है, I2 है और I3 ये आ रही हैं, और जो I4 है और I5 है वो जा रही हैं। तो इस नियम के अनुसार जो ये I1, I2 और I3 धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वो I4 और I5 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और जब भी बीजगणितीय योग या अलजेब्रिक सम के बारे में बोलता है तब आपको साइन कन्वेंशन जरूर लेना पड़ता है, चिन्ह परिपाटी। तो जो ये आने वाली धाराएं होती हैं ये प्लस में हम इनको लेते हैं, और जो ये जाने वाली धाराएं होती हैं इनको हम माइनस में लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो ये आने वाली धाराएं हैं वो किसके बराबर हैं, उनका योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। मतलब जो संधि है उस पर कोई भी धारा ना तो नाश होती है ना वही धारा का उत्पन्न होती है। ठीक है। तो जो हमने क्या बोला, जो सिग्मा आई होता है किसी संधि पर वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सिग्मा आई किस किससे मिलकर बना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो ये उधर वाले हैं उनको हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I4 माइनस, अब देखो ये माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाना है उसने वैसे ही बाद में। तो ये हो जाएगा I5 इक्वल टू 0। अब अगर माइनस वाला को उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ये दोनों ही जो हमारे फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये हमसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। ये जो ये नियम है वो दोनों तरीके से कह रहे हैं। ऊपर वाला क्या बोल रहा है, जो इस संधि पे I1, I2, I3, I4 और I5 धाराएं मिली हमारी, उनका बीजगणितीय योग संधि पर कितना है, 0 है। नीचे वाला क्या बोल रहा है, I1, I2 और I3 का बीजगणितीय योग किसके बराबर है, I4 और I5 के बराबर है। तो ये हमारा किसका नियम है, संधि का नियम। तो हमने क्या बोला, अब इसको थोड़ा सा एक और समझते हैं, इसमें एक स्टेप। हमने क्या बोला, संधि पर जितनी धाराएं आई उतनी धाराएं गई, ना ही संधि पर किसी धारा या आवेश का उत्पन्न हुआ और ना ही कोई धारा और आवेश का नाश हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना ही आवेश का नाश हुआ और ना ही आवेश उत्पन्न हुआ है। और ऐसा नियम हमने कहां पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, जब हमने संरक्षण के सिद्धांत पढ़े थे। तो उसमें आपने एक आवेश संरक्षण के सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उस नियम पर आधारित है ये। हम बोल सकते हैं जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किस पे सिद्ध आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। और एक बार फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में आ रखा था कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, ऑप्शन 1 जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर या उनसे ज्यादा, उनसे कम, कुछ ऐसा आ रखा था। तो ये वाला क्वेश्चन फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में भी आ रखा था। तो इसी के साथ हमारा प्रथम नियम समाप्त होता है। अब दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा द्वितीय नियम है उसे हम वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का दूसरा नियम, वोल्टेज का नियम या पाश का नियम भी कहते हैं। पाश का नियम
या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी बंद पाश से बहने वाली धारा जिसको हम I से शो करते हैं तथा संगत प्रतिरोध जिसको अपन लोग R से शो करते हैं का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा IR का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग हम क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ IR। जो बीजगणितीय योग होता है वह बीजगणितीय योग पाश में स्थित कुल सेलों के EMF जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है इतना? हमने क्या बोला, किसी बंद पाश से बहने वाली धारा जो I होती है हमारी तथा उसका जो संगत प्रतिरोध R होता है, उन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब जो टोटल हमारा I है और जो टोटल हमारा R है, उन दोनों का गुणनफल जो होगा वो जो उस सेल में जितने भी हमारे उस परिपथ में जितने भी हमारे सेल लगे होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसे? हमने क्या बोला, जो हमारा समेशन ऑफ IR है, टोटल धाराओं का बीजगणितीय योग तथा टोटल प्रतिरोध का बीजगणितीय योग जो होता है हमारा उस परिपथ में जितने भी सेल लगे हैं जिनका EMF क्या है, E है, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सपोज हम इसको समझते हैं, हमारे पास एक ये परिपथ है, मैं एक ही बंद पाश ले रहा हूं, ये जिसमें हमारी धारा ये प्लस से माइनस की ओर बह रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारी धारा होती है वो सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर बहती है और सेल के बाहर प्लस से माइनस की ओर बहती है। मतलब सेल में या फिर परिपथ में प्लस से माइनस की ओर और सेल में माइनस से प्लस की ओर बहती है। ठीक है, और इसमें ये एक प्रतिरोध मैंने ये लगा दिया और एक प्रतिरोध मैंने ये लगा दिया। आप देख पा रहे हैं इसमें दोनों के दोनों प्रतिरोध जो है हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। ठीक है, तो जो ये सेल का EMF इसको मैं E मान लेता हूं और सपोज यहाँ पे इस परिपथ का नाम रख देता हूं मैं A, B, C और D रख दिया इसका नाम। क्लियर है? ये प्रतिरोध R1 और ये R2 और जो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया वो उसको स्मॉल r से शो करेंगे हम। अब इसको हम स्टार्ट करें, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा जो हमारा कभी सेल होता था, हमने पहले पढ़ा था, उसमें धारा माइनस से प्लस की ओर बहती है और अगर मैं क्या कर दूं, इसका EMF E है और यहाँ पे मैं दो इसके शीर्ष ले लूं A और B ले लूं और जो A और B के बीच में विभवांतर निकालूंगा वो क्या होता है हमारा VAB जो होता है हमारा वो हमारा वो हमारा होता है E इंटू I R के बराबर होता है, E माइनस आई आर के बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए काम आएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बोला मैंने, जो विभवांतर होता है वो हमारा VAB जो इक्वल्स टू क्या होता है E माइनस आई आर के बराबर होता है। क्लियर है इतना? तो हम इसको इसमें कैसे लगाएंगे, अब देखिए इसमें जो हमारा क्या होगा V, अब मैं सपोज किसके लिए ले रहा हूं, बंद पाश लिखना पड़ेगा आपको, बंद पाश ABCDA के लिए, ABCDA के लिए सिर्फ ये मत लिखिएगा कि ABCD के लिए, मतलब यहां से ये खुला है, खुला तो नहीं है ना, हम बंद पाश की बात कर रहे हैं तो ये ABCDA लिखेंगे, आप पूरा बंद करेंगे उसको, बंद पाश ABCDE के लिए
जो अगर मैं बिंदु ए पे लेता हूं तो बिंदु ए पे ले रहा हूं तो इसके जो दोनों बिंदु आएंगे वो वी ए आएंगे, मतलब शेष क्या है उसके ए के बिंदु पे ले रहा हूं। अगर अलग अलग होते, सपोज मैं ए और बी के बीच लेता तो वो ए भी आता, परंतु मैंने ए पे लिया है तो वी ए आएगा। जो हमारा विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, E माइनस आई। अब देखिए आर इसमें कितने सारे हैं, एक तो आर है प्लस R1 कैपिटल R1 प्लस R2। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है तीनों आरों को, बिकॉज जो तीनों के तीनों आर हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है इतना? तो VAA जो होगा वो तो हमारे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि जो हमारा विभवांतर, जब विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, और जब दो बिंदु मैंने एक ही बिंदु पे ले रहा हूं तो ऑब्वियसली जितना यहाँ पे होगा उतना ही फिर भी यहीं पे होगा, क्योंकि वो एक ही बिंदु पे है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और जो ये हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा E माइनस आई का अंदर मल्टीप्लाई, तो E माइनस आई स्मॉल r प्लस आई इंटू कैपिटल R1 प्लस आई इंटू कैपिटल R2। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला पद है हमारा, इसको मैं इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा आई स्मॉल r प्लस आई कैपिटल R1 प्लस आई कैपिटल R2 इक्वल्स टू जो E यहां बचा हुआ है। अब मैं क्या कर दूं, जो स्मॉल r है उसको नेगलेक्ट कर दूंगा, उसको नगण्य मानो। जो मतलब मान लिया मैंने जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसको क्या मान रहा हूं, 0 मान रहा हूं। माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा, तो ये वाला पद तो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई अगर आर में होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच जाएगा, कैपिटल आई कैपिटल R1 प्लस आई R2 इक्वल्स टू E। और आई और अब इसमें तो मैंने क्योंकि दो प्रतिरोध लिए हैं तो इसलिए इसमें क्या आ रही है, दो धाराएं एवं दो प्रतिरोध आ रहे हैं। अगर मैं ज्यादा लेता या फिर ज्यादा पास्ट लेता उसमें ज्यादा आते, तो आई कैन से जो ये टोटल धाराओं का योग है और टोटल परिपथों का योग है उसको क्या बोल सकते हैं हम, सिग्मा आई क्या बोल सकते हैं, सिग्मा आई आर बोल सकते हैं। और ये भी इसमें एक है क्योंकि मैंने इसमें एक ही सेल लिया है, अगर पास मैंने ज्यादा लिए होते और उसमें ज्यादा सेल लगाए होते तो यहाँ पे भी क्या आ जाता मेरा, सिग्मा ई आ जाता, सिग्मा या समेशन ई आ जाता। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो हमारा डिराइव हो गया है। क्लियर है इतना? हमने क्या बोल दिया, जो हमारा सिग्मा आई आर होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा सिग्मा ई के बराबर। देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला है वो डिराइव हो चुका है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा सेकंड लॉ भी खत्म होता है। अब इसमें हम दो टॉपिक आपको बताएंगे। एक तो क्या, जो ये वाला नियम है, जो द्वितीय नियम, जैसे हमने प्रथम के लिए बोला हो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। जो द्वितीय नियम होता है हमारा वो हमारा ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में पूछा जाता है कि प्रथम नियम किस पर आधारित होता है और द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है। तो जो हमारा द्वितीय नियम होता है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। और इसमें आप एक चीज और याद रखेंगे कि अगर हमारी जो धारा है, मैंने ई लिया ना, जो ईएमएफ जो लिया मैंने प्लस में लिया, वो क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये हमने V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, तो उसमें जो हमने ई प्लस में लिया है वो तभी लेते हैं हम जब धारा सेल के भीतर माइनस से प्लस की ओर जा रही है। जब धारा सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर जा रही हो तब तो हम ई को प्लस में लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। परंतु जब धारा सेल के भीतर प्लस से माइनस की ओर जाए, प्लस से जब माइनस की ओर जाए तब हम इसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं ई को। किसको, ऋणात्मक ई को तब हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और जब माइनस से प्लस की ओर जाती है तब हम इसको धनात्मक लेते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।